हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट। इतने दिन तक अपनों ने जो 14 चैप्टर पढ़ा था वो इसलिए शुरू किया गया था कि उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो अपन पहले से पढ़ चुके थे। अब सारे स्टूडेंट काफी जो है वो अपन साथ में जुड़ चुके हैं, तो अपन जो है वो अपना सिलेबस शुरू से शुरू कर सकते हैं। तो सुनिए भाई, फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है? फर्स्ट यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। क्या पढ़ते हैं इसमें? तो एक छोटी सी बात है इसमें, बस हम एक स्टेशनरी चार्ज को पढ़ते हैं। अब बोलने में ऐसा लगता है कि छोटी सी बात है, रियल में ऐसा नहीं है। इस यूनिट में ही अपने 12th में जो है वो 4 चैप्टर है, ठीक है ना। शुरू के चारों चैप्टर जो है वो इस एक ही यूनिट में आता है, ठीक है। तो काफी बड़ी यूनिट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। खूब सारे डेरिवेशंस मिलेंगे और खूब सारी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेगी जो अपन रियल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको पढ़ने से पहले हमको क्या जानना होता है? एक जो मेन चीज है, नाम पहले भी सुना होगा, चार्ज। अब चार्ज नाम बोलते ही अपने दिमाग में क्या आता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो दो नाम है अपने, या फिर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सिंपल सी बातें जो है वो अपने उसकी थोड़ी सी अपन हिस्ट्री भी देखने वाले हैं, ठीक है। और चार्ज वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, क्या मतलब होते हैं, वो भी देखेंगे। अभी तक फिलहाल अपने लिए इतना ही ठीक है नॉलेज के एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक नॉलेज अपने को और है छोटी क्लासों से कि जो सेम चार्ज होते हैं, सिमिलर, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। कि प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी छोटी मोटी बातें अपन शुरू से जानते हैं। अब देखिए, कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं कि अपन इस चार्ज को पढ़ना शुरू करते कहाँ है। तो पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब घर्षण विद्युतिकी। दो चीजों को आपस में रगड़ो, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में रब करो, तो वो दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। एक कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा और उसके सामने जो भी है वो नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव हुआ है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। दोनों कभी भी सिमिलर चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग बॉडी को आप रब कीजिए, ठीक है ना। कौन सी बॉडी, उसके ऊपर आएंगे अपन। कोई भी दो बॉडी लीजिए फिलहाल, उनको रब कीजिए, उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगी कंफर्म है, और एक जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड है, ये वर्ड तो हमको जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, पर उससे पहले खूब सारी रामायण है इस चार्ज की हिस्ट्री में भी, कि कौन इसको क्या बोलता था, डिस्कवरी कहाँ से हुई, ठीक है। उस पर आएंगे अपन। हालांकि वो अपने सिलेबस का टॉपिक तो नहीं है हिस्ट्री ऑफ चार्ज, पर अपन थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इतने साइंटिस्ट लोगों ने काफी मेहनत की है हजारों सालों तक, तो थोड़ा बहुत हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या था, उस पर भी अपन चलेंगे। अब वापस से एक बार आते हैं अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब घर्षण विद्युतिकी, कि दो चीजों को रब करो और वो दोनों चार्ज हो जाती है। हिंदी वर्ड नहीं लिया, वो दोनों चीजें जो है वो आवेशित हो जाती है, ठीक है ना। चार्ज मतलब आवेश। ध्यान रहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं आवेश की जगह जो है वो हो सकता है मैं बार बार चार्ज वर्ड ही यूज करूं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमनली यूज्ड वर्ड है, ठीक है। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज किया, ठीक है, तो होता क्या है उनके बीच में? उनके बीच में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट कैसे? एक तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड, कोई भी, जैसे कि चलो अपने पास मार्कर है, एक अपने पास प्लास्टिक रॉड है, एक हमने जो है वो सिल्क का क्लॉथ ले लिया, ठीक है ना, उन दोनों को रब कर दिया। या फिर आप अगर बुक में देखोगे तो पहला एग्जांपल क्या आता है कि ग्लास रॉड है और उसको एक सिल्क के कपड़े के साथ जो है वो अपने क्लॉथ के साथ रब कर दिया है अपन ने, मतलब रगड़ दिया है उसको, ठीक है। चलो वही चलता है अपन कि मेरे पास एक ग्लास रॉड को जैसे ही हम रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के कपड़े पे चले जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सा जवाब इसका है कि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसके साथ लूजली बाउंड थे, सामान्य शब्दों में कम फोर्स के साथ जो है वो बंधे हुए थे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अपन 14 चैप्टर तो पढ़ा ही है, ठीक है ना, अपने को पता ही है कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है ना। सब में एक फोर्स से तो बंधे हुए रहते नहीं इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए जैसे कि ग्लास है, ग्लास में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के साथ 5 न्यूटन से जुड़ा हुआ है, और सिल्क वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के साथ समझ लीजिए 15
न्यूटन से जुड़ा हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ सिल्क वाला काफी स्ट्रांगली बाउंड है। अगर सिल्क और ग्लास एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और अपन रब करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक चीज से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, तो उसका सिंपल सी बात है, देखो किसी के भी सरफेस जो होता है, जो पृष्ठ होते हैं किसी भी चीज के, वो आइडियली स्मूथ तो होते नहीं, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल आदर्श चिकने, बिल्कुल सीधे ऐसे तो होते नहीं, रब होते हैं, उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, हर किसी का होता है। आप माइक्रोस्कोप से देखिए, आप कितने भी कोई चिकनी सतह हो उसको देखिए, वो ऊपर से थोड़ी जो है वो उबड़ खाबड़ होती है, रब होती है, ठीक है। जब अपन रब करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, तो उन दोनों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आए, फिर क्या हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो एटम के बारे में तो पता है ना कि एटम जो है उसका 99.9% तो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस, उसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन ग्लास के, फिर इधर सिल्क वाला न्यूक्लियस, उसके ये इलेक्ट्रॉन, बाकी खाली इलेक्ट्रॉन तो काफी दूर होते हैं न्यूक्लियस से। तो जब वो बिल्कुल पास में आएंगे, जैसे कि इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और बीच में न्यूक्लियस, इधर भी ये इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्लास वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ थोड़े वीक फोर्स से जो है वो अट्रैक्शन के साथ है। तो जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन इनका खाली होता है, तो ये बिल्कुल इस टाइप से जो है वो ऐसे अंदर की तरफ आ सकता है। अब अगर मैं इसको फ्रिक्शन करूंगा, ठीक है ना, अपन दोनों सरफेस को ऐसे ऊपर नीचे की तरफ फ्रिक्शन करेंगे, तो जैसे ही फ्रिक्शन करेंगे तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे में जुड़ जाएंगे, और किसके टूटेंगे, तो वो तो सिंपल है, ग्लास के टूटेंगे, क्योंकि ग्लास के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है, कम फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर चले जाएंगे, सिल्क के पास। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, सिल्क के पास ज्यादा हो जाएंगे और ग्लास के पास कम हो जाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम बोलेंगे कि सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, वो ऋणावेशित हो गया। और अब इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है, ग्लास के पास, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज, कि वो तो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए पहले के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस टाइप से रब करने की वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक चीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, धनावेशित, और दूसरी चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ऋणावेशित। अब चार्ज होने के बाद में क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज होने के बाद में ये होता है कि जो बॉडी चार्ज हुई है वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। चलो सिंपल, पहले अट्रैक्शन से लेते हैं आप, ठीक है, कि एक बॉडी जो चार्ज हुई है, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी दूसरी चीजों को। दूसरी चीजें कैसी, कोई भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, कोई छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है, या कोई छोटे छोटे धागे है, बहुत हल्की हल्की छोटी चीजें, ठीक है, उनको वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इस लॉजिक पे आएंगे कि वो क्यों शुरू कर देता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन कैसे होता है, सबको अट्रैक्ट क्यों करता है, रिपेल नहीं करता, ठीक है ना, उस पर भी आएंगे। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट रब करने के बाद में, मतलब एक दूसरे के साथ रगड़ने के बाद में, जब वो आवेशित हो जाते हैं, मतलब चार्ज्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, एक बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ठीक है, तो वो करेगी दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, जैसे कि कोई स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, या छोटे छोटे धागे हैं, या स्मॉल डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इन चीजों को, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। ऐसा क्यों, उसके ऊपर अपन थोड़ी देर बाद में आएंगे, ठीक है। अब देखो, ये थी चार्ज की कुछ बातें, कि भाई सिंपल से अभी तक जो बात की उसका जो मीनिंग है वो बस इतना सा है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होती है और एक पॉजिटिवली चार्ज होती है। और चार्ज होने के बाद में चाहे नेगेटिवली चार्ज है चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, वो दोनों ही चीजें दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ठीक है ना, कैसे, जैसे कि अगर एक स्केल को अपन ऐसे सर में
रब करें अगर सूखे बालों के साथ में, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना। बच्चे छोटी क्लास वाले भी जानते हैं कि भाई सर मैं इसके लिए यू किया, आगे देख मैं जादू दिखा रहा हूँ तेरे को, वो छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ जो है वो चिपकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब देखो वापस आते हैं थोड़ा सा अपन चार्ज की हिस्ट्री पे कि ये चार्ज वर्ड आया कहां से। ठीक है ना। और सबसे पहले कहां से पता लगा। ठीक है। तो इसके अंदर अपन मानते हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई इस चीज की वो की थी अपने थेल्स ने। ठीक है ना। थेल्स ने लगभग यूं समझ लीजिए 600 बीसी, ठीक है ना, ईसा के जन्म से 600 साल पहले, उस टाइम उन्होंने बताया कि जो एम्बर होता है, ठीक है ना, एम्बर का मतलब, एम्बर आपने देखा होगा जो पेड़ों की छाल से, ठीक है ना, जहां से पेड़ों की वो छाल उतरी हुई होती है वहां से एक लिक्विड सा निकलता है येलो कलर का या ब्राउन कलर का या येलो या ब्राउन के कॉम्बिनेशन के जैसा, ठीक है ना, कलर का एक लिक्विड निकलता है, गोंद भी बोलते हैं अपन, ठीक है, जिसको तो वो पड़ा पड़ा बिल्कुल जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो जब वो सॉलिड हो जाता है तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, एम्बर। ये वहां से शुरू हुई सारी कहानी। ठीक है। अब एम्बर को, उस सूखे हुए गोंद को अगर कहें तो, ठीक है, एम्बर को जब एक कपड़े के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ जो है वो, या ऊन के कपड़े के साथ अगर रगड़ा जाता है, ये कौन बता रहा है, ये थेल्स की बात है, ठीक है ना, ये उनके टाइम की है। ठीक है। कि अगर मैं एम्बर को सिल्क या ऊन के कपड़े के साथ मैं जो है वो ऐसे रब कर दूं तो एम्बर दूसरी छोटी छोटी चीजों को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। ये सबसे पहले बात थेल्स ने बताई। ठीक है ना। वहां पर कोई नाम नहीं थे कि हम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इतनी बातें नहीं, सिर्फ उनको इतनी सी बात पता लगी थी कि रगड़ने के बाद में, रब करने के बाद में जो है एम्बर दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। उन्होंने ये बताया। उसके बाद में, अब उसके कितना बाद में, ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए, लगभग 2-2.5 साल बाद में, ठीक है ना, 2-2.5 साल बाद में कौन है, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या बताया भाई, 2.5 साल के अंदर कितना नॉलेज इकट्ठा हो गया। ठीक है। सर ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है ना, जो भी था। अब देखिए 2-2.5 साल बाद में ये पता लगा कि सिर्फ एम्बर ही नहीं, कुछ और ऑब्जेक्ट भी है जो एम्बर के जैसे ही अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं फ्रिक्शन के बाद में, उनके साथ किसी दूसरी चीज की घर्षण के बाद में। तो ये थी विलियम गिलबर्ट की खोज कि भाई एक अकेला एम्बर ही नहीं है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है, उन्होंने दूसरे कुछ और ऑब्जेक्ट को भी देखा। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक को उन्होंने रब किया होगा, फर को रब किया होगा, कुछ और कपड़े को, या जो भी चीजें उन्होंने यूज की होगी। ठीक है। कुछ और चीजों में भी ये उन्होंने अट्रैक्शन देखा। तो ये थी अपने विलियम गिलबर्ट की, जो कह सकते हैं उनकी थ्योरी। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन वर्ड भी हमारे जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे सामने आता है कि ये कहां से आया होगा। तो मैंने एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझाने की जो है वो कोशिश की। एम्बर जो चीज है उसी को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और लैटिन के अंदर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रम, या आजकल उसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिका बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये एम्बर का ही नाम है जो कि धीरे धीरे आगे चल के इंग्लिश में क्या वर्ड बन गया, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब किसके नाम है, एम्बर से, क्योंकि सारी रामायण शुरू कहां से हुई थी, एम्बर से शुरू हुई थी। तो ये वर्ड जो इलेक्ट्रिक है वो एम्बर का ही हमारी लैंग्वेज में मीनिंग है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। फिर आगे चल के जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से अपन जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वर्ड जो आया है वो कहां से आया है, एम्बर से आया है, वो एक अलग लैंग्वेज में था। अब देखिए इसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए, एक थोड़ा सा है अपने पास, स्टीफन ग्रे। इनको क्या बोला जाता है, नीचे लिखा, जनरल नॉलेज है बस। देखिए फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन्होंने ये बताया कि ये जो दो बॉडी चार्ज हो रही है, क्या आप फ्रिक्शन कर रहे हो, एक बॉडी चार्ज हो रही है, दूसरी वाली भी चार्ज हो रही है, इस चार्ज को फ्लो भी करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पड़ा हुआ है बस, कि जैसे कि मैंने प्लास्टिक रॉड को ऐसे यूं रब किया वो चार्ज हो गई। इस चार्ज को फ्लो करवाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। ठीक है ना। किन की हेल्प से, कंडक्टर्स की हेल्प से। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, ध्यान है। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर वाली जो थियरी थी वो भी इसी टाइम पर आई थी। तो अपन देख रहे हैं
स्टीफन ने क्या किया, इनका एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी अचीवमेंट है इनकी कि इन्होंने चार्ज को फ्लो करवाया और पहली बार में ही इन्होंने जो है वो 865 फीट 865 फीट तक चार्ज को जो है वो फ्लो करवा दिया। इस टाइप से अपन चार्ज के फ्लो के बारे में भी पढ़ने लगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसके बाद में और क्या हुआ उनके बारे में भी देखते हैं। देखो, जैसे ही ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब किया, ठीक है, तो ग्लास के पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ग्लास दूसरी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लग गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लास जो है वो चार्ज हो गया। अब हमको नाम देना है कि ग्लास को जैसे ही रब किया तो ग्लास के पास क्या नया आ गया, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम दूं, ठीक, एक नाम देना था। तो अब नामकरण तो कैसे होता है, अब शुरू में तो वैसे ही किया गया, जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि आज जो है वो दीपक जी का जो लड़का है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है तो अपन तो जानते हैं नहीं। शुरू में जब देखो पंडित जी नामकरण जब तक न कर दे तब तक हम क्या बोलेंगे कि दीपक जी का लड़का, ठीक है ना, जुगल जी का लड़का है, ठीक है, जैसे कि उसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, जुगल जी का लड़का, हम ऐसे ही बोलते हैं। ये फिनोमेना इसमें भी काम आया कि भाई ग्लास को रब किया तो ग्लास के ऊपर कौन सी चार्ज आया, तो उसने कहा कि ग्लास वाला चार्ज, ठीक है, कि अंबर को जैसे ही रगड़ा तो उसके ऊपर दूसरा वाला चार्ज आया, ठीक है, तो उसको बोल दिया अंबर वाला चार्ज। दो चार्ज थे, ठीक है ना, जब अपन चीजों को रगड़ते हैं तो एक के पास एक टाइप का चार्ज होता है और दूसरे के पास दूसरा वाला चार्ज होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नामकरण तो बाद में हुआ, ठीक है, कि ग्लास को रब किया तो उसके पास कौन सा चार्ज है, तो हमने बोल दिया ग्लास वाला चार्ज। अब ग्लास वर्ड जो है, ठीक है ना, वो अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते थे, विट्रस। तो जैसे ही ग्लास को रब किया तो कि ग्लास पे कौन सा चार्ज आया, तो उन्होंने बोला विट्रस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मतलब ग्लास वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी टाइप से जब अंबर को रगड़ा गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी आई तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, उन्होंने बोला उसको रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। बाद में जो अपने नामकरण वाले पंडित जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नामकरण उन्होंने किया कुछ टाइम, काफी टाइम बाद में उन्होंने ये बताया कि इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। के जो ग्लास के ऊपर प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है ना, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, शुरू में जो है वो हमें डायरेक्ट ही समझना पड़ता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, एक नाम देना था, तो शुरू में उसको क्या बोला गया, पॉजिटिव। कि मान लीजिए प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये नाम सिर्फ डायरेक्ट माना हुआ है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, उन्होंने बोला कि इसको मानिए पॉजिटिव है, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका ऑपोजिट है तो उसको क्या मानिए, नेगेटिव। तो ये शुरू में माना गया, फिर उसी चीज को हम जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और अब तो जो है वो अपनी हैबिट में आ चुका है, इसलिए हमको इतना अटपटा लगता नहीं है कि ये चीजें मानी हुई। हम डायरेक्ट बोलते हैं प्रोटॉन पे क्या है कि पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है कि नेगेटिव, ठीक है। शुरुआत में ये चीजें मानी गई थी और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो इनके नाम दिए थे कि ग्लास पे जो चार्ज आएगा रब करने से सिल्क के साथ वो तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो फर और अंबर को एक दूसरे के साथ रब करने से जो चार्ज आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। पर शुरू में नाम ऐसे नहीं रखे गए थे, शुरू में कैसे, वही कि ग्लास को रब किया कि ग्लास के ऊपर क्या चार्ज है, कि ग्लास वाला चार्ज, मतलब अब ग्लास वर्ड को वो क्या बोलते थे, विट्रस, तो उन्होंने बोला विट्रस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्लास वाली इलेक्ट्रिसिटी। शुरू में नाम ऐसे ही रखे गए, पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत लेट आए थे, ठीक है। तो ये था अपने चार्ल्स फ्रैंकोइस की कुछ बातें। इसके बाद में जो साइंटिस्ट है वो कौन से थे अपने भाई, जॉन थियोफिलस, इनका नाम और भी आगे लंबे, थोड़ा सा अजीब था, लिया भी नहीं जा रहा था इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कुछ चीजें होती है जिनमें चार्ज फ्लो नहीं करता और कुछ चीजें होती है जिनमें चार्ज फ्लो करता है। इसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया कि जिनमें फ्लो नहीं कर रहा है चार्ज उनको ये क्या बोल रहे हैं, इंसुलेटर, और जिनमें चार्ज फ्लो कर रहा है उनको इन्होंने क्या बोला था, कंडक्टर, ठीक है। तो यहां तक आप जो है वो थोड़ा सा अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है ना, याद करने की कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में जो है वो अपने जो साइंटिस्ट आए थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। जैसा कि अभी मैं उनके बारे में बता ही रहा था कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें बताई। पहले तो उन्होंने नामकरण किया कि ग्लास के ऊपर जो चार्ज आया है उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव बोला जाएगा, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में जो चार्ज आया है उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव बोला जाएगा। तो ये इनकी बात थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है।
ये मेरे ओपिनियन से जो है वो काफी महान साइंटिस्ट रहे हैं। अच्छी बात इनकी ये थी कि इन्होंने जो कुछ डिस्कवरी की, जो कुछ खोज की या कुछ इन्वेंशन किए, उनमें से किसी को भी पेटेंट नहीं करवाया, ठीक है ना। उनको किसी भी चीज की रॉयल्टी नहीं चाहिए थी, पैसा नहीं चाहिए था, ठीक है ना। वो सभी लोग यूज कर सके, इसलिए जो है वो उन्होंने सबके लिए इस चीज को ओपन रखा। उनमें से एक एग्जांपल बताते हैं, जो लाइटनिंग रॉड होती है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ा हो तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब वगैरह पर अच्छे से देख सकते हैं कि लाइटनिंग रॉड क्या होती है। वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होते हैं उनके अंदर एक रॉड डाली हुई होती है, ठीक है ना। जब भी लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली गिरती है, तो उस रॉड के थ्रू चार्ज फ्लो हो जाते हैं, ठीक है ना, अर्थ तक, और बिल्डिंग जो है वो सेफली बच जाती है, या जो लोग हैं वो भी सेफ रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको उस चीज को भी जो है वो उन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो ये थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में भी आए थे, वो कौन थे? माइकल फैराडे, ठीक है ना। माइकल फैराडे ने क्या किया था? माइकल फैराडे ने जो है वो डायनेमो की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, कि किस टाइप से जो है वो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उनको भी अपन फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में ही उनकी कुछ चीजें, उनके कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बीच में एक साइंटिस्ट और भी आते हैं, मिलिकन, जिनका शायद आपने पढ़ा हो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू उन्होंने जो है वो कैलकुलेट की थी, ठीक है। जो कि अपन 14 चैप्टर जब हम पढ़े हैं तब कई बार यूज किए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू हमको किसने दी? मिलिकन ने दी थी। तो ये थी हमारे कुछ चार्ज की थोड़ी सी हिस्ट्री कि किन किन लोगों ने किस किस टाइम में हमको क्या क्या बताया। और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने जो अब है वो क्या है कि चार्ज क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ये किसी के भी पास हो सकती है, ठीक है ना। ये चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, उसके चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है ना। ये अपन कहेंगे वुड है तो उसके पास भी है, प्लास्टिक के पास भी है, किसी भी सब्सटेंस के पास ये हो सकता है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, तो हमने देखा था कि कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली बातें होती है। वो तो सिंपल लेवल के ऊपर हो गई कि भाई एक बॉडी चार्ज है तो दूसरी चीजों को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है, जो भी है वो। अब चार्ज की थोड़ी सी डेफिनेशन पे आते हैं कि चार्ज को हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो चार्ज की डेफिनेशन समझने के लिए जो है वो हमें फिजिक्स में थोड़ा टाइम में आगे भी जाना पड़ेगा कि इस चार्ज की वजह से, ठीक है, होता क्या है। क्योंकि हर प्रॉपर्टी की वजह से कुछ न कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपना इफेक्ट जो है वो जरूर प्रोड्यूस करता है। तो वो इफेक्ट क्या है, हमें उनके बारे में जानना है, ठीक है। मान लीजिए, इसको देखो सिंपल वे में अपन समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो बहुत ही जो है वो बदमाश है। तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? सीधी सी बात है, उसके बदमाशी वाले इफेक्ट होंगे। या तो वो पढ़ेगा नहीं, या वो क्लास में शोर करेगा, या काम पूरा नहीं करेगा, या कोई टेस्ट में फेल होगा, कुछ न कुछ वो अपने जो भी है लक्षण दिखाएगा, वो उसके इफेक्ट है। कोई स्टूडेंट अच्छा होगा, ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या? गुण, कि एक कोई लड़का या लड़की है जिसका गुण है कि वो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा होने का क्या मतलब होता है? अच्छा हम उसको कब बोलते हैं? हम उसको अच्छा तब बोलते हैं जब उसके जैसे कुछ इफेक्ट हमको दिखाई दे। अच्छा होने का क्या मतलब है? टाइम पे पढ़ता होगा, टीचर्स का कहना मानता होगा, काम करता होगा, अच्छे नंबर लाता होगा, ऐसी कुछ बातें वो डिफाइन करेगी कि वो अच्छा है। वैसे ही चार्ज जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और अगर वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब किसी मटेरियल का गुण है, तो उसके भी कुछ जो है वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। अब चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि चार्ज जो है वो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, पहले सुने बाद में डेफिनेशन तक पहुंचे। चार्ज जो है वो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले अपन फर्स्ट चैप्टर में, पर फिलहाल आप समझने की कोशिश करें कि ये एक चार्ज है, ठीक है ना। अब ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को, ठीक है ना, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जैसे कि ये पॉजिटिव है, सामने अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेगा, सामने अगर कोई नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, पर कितनी दूरी तक, ठीक है ना। कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए जो है वो यहां तक, ये चार्ज जो है वो
अपने इस एरिया तक अट्रैक्ट या रिपल्सन कर सकता है। तो इस फील्ड को जिसके अंदर वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, मैं उसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक जो चार्ज होता है उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसके अंदर अंदर उसका इफेक्ट रहता है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए एक चीज और, अगर कोई चार्ज ऐसे मोशन में होता है, रुका हुआ नहीं है, रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पर साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसके बारे में जानकारी हमें शायद क्लास 10th के अंदर ओरस्टेड के जैसा आपने कुछ साइंस में पढ़ा होगा। ओरस्टेड बताता है अपने एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ही वो करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब करंट फ्लो कैसे करती है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है, कि जब आवेश गति करते हैं, ठीक है ना, जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो होती है, सॉरी जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो होती है, और उसकी वजह से उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब चार्ज के साथ दो फील्ड जुड़े हुए हैं। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अगर कोई चार्ज चल रहा है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक चार्ज के साथ दो फील्ड जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब एक चार्ज विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो उन चीजों को जो है वो कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक दूसरा चार्ज है, एक चार्ज है पहला जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, अब एक कोई दूसरा चार्ज इसमें आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका भी होगा, ठीक है। अब इस चार्ज को या तो ये अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब एक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। खुद तो प्रोड्यूस करता ही है, पर दूसरा कोई चार्ज आएगा तो उसका भी तो प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये उसको भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, किसी दूसरे चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, सबसे पहले तो चार्ज है किसी भी सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने कहा ना चार्ज एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कुछ इफेक्ट होते हैं, हम उन पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट भी कर सकता है और उन फील्ड्स को जो है वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है तथा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ अपने चार्ज। अब अच्छे से जो है वो अपन इस चैप्टर को लिखना शुरू करेंगे। तो ये सब था अपना एक इंट्रोडक्शन कि चार्ज होता क्या है, और उसकी थोड़ी सी हमने जनरल नॉलेज वाले पॉइंट को भी टच किया है कि ये वर्ड चार्ज कहाँ से आया है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कहाँ से आए हैं और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके ऊपर भी हमने ध्यान दिया है। तो इन चीजों को अगर आपने अच्छे से सुना है तो इस चैप्टर में आपकी मदद भी मिलेगी, क्योंकि अब अगर मैं इस चैप्टर में आपको बोलूंगा कि ग्लास रॉड और एक सिल्क को जो है वो ऐसे ही रब किया तो ग्लास पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क नेगेटिव हो जाता है, ये अजीब नहीं लगेगा। इसलिए हमने जो है वो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब अपन इस चैप्टर को अच्छे से लिखना और समझना भी शुरू करेंगे। तो अपन शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी। इसके अंदर 4 चैप्टर है अपने पढ़ने के लिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखने के बाद में अपन इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे चार्ज को जो अपनी रेस्ट पोजीशन में, हम बस एक ऐसे चार्ज की स्टडी करेंगे, या फिर उस चार्ज की वजह से उसके चारों ओर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो उस फिजिक्स की ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एक बार इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, वह शाखा स्थिर विद्युतिकी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और लेंगे, जैसा कि हमने
अपने वीडियो में देखा कि ये चीज फ्रिक्शन से शुरू हुई थी, तो हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर्षण विद्युत की भी बोलते हैं। तो सेकंड हेडिंग आपकी हो जाएगी घर्षण विद्युत की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि अगर अपन कोई भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रिक्शन करते हैं या रब करते हैं, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश मीडियम जो है वो इसको पॉज करके लिख लेंगे। हिंदी मीडियम हेडिंग डाल देंगे यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युत की। इसके अंदर लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। खड़ी पर फिर एक हेडिंग और डाल देंगे आप, घर्षण विद्युत की। इसमें लिखिए किन्हीं दो वस्तुओं पर, या फिर रुकिए इसको ऐसे लिखिए, जब कोई दो भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है, तो वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इसे घर्षण विद्युतिकी कहा जाता है। तो देखो ये हमारी यूनिट है। इस यूनिट में अपन सिर्फ और सिर्फ चार्ज इन रेस्ट, एक आवेश जो अपने स्थिर अवस्था में है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब आप पहले चैप्टर की हेडिंग डाल देंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने लिए पढ़ने की शुरुआत करने पर अपने सामने फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, चार्ज। कि चार्ज क्या होता है। हमने खूब सारी रामायण चार्ज के बारे में पढ़ी है, ठीक है। एक बार वापस से याद दिलाता हूं कि एक चार्ज जो होता है, जो रेस्ट में होता है, अभी तो हालांकि अपन जो है वो सिर्फ रेस्ट वाली ही स्टडी करेंगे, पर चार्ज की जब डेफिनेशन में दूंगा तो मोशन वाला भी काम में लेना पड़ेगा फिनोमिना, कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तब तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो वो दोनों को उत्पन्न भी करता है और दोनों का अनुभव भी करता है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से अपन जो है वो चार्ज की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बोल देता हूं, आप लोग लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ any material due to which it can produce and experience electric field and magnetic field। हिंदी मीडियम लिखेंगे इसको, हेडिंग रहेगी इनकी विद्युत आवेश। इसमें लिखेंगे आवेश प्रत्येक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है तथा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी कर सकता है। तो ये होगी हमारे चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर चलते हैं। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बोर्ड पर है। अब देखिए इस चैप्टर में अब अपन आगे जो है वो मेजरली बात सिर्फ ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड की करेंगे, क्योंकि कुछ फिक्स कर लेते, नहीं तो वो अंबर ऐसी खूब सारी चीजें हैं जो फ्रिक्शन करने से कुछ पॉजिटिव हो जाती है, कुछ नेगेटिव हो जाती है, तो थोड़ा पढ़ने में आसान रहे, इसलिए अपन जो है वो बार बार ग्लास और प्लास्टिक की बात करेंगे, ठीक है। ग्लास एक कांच की छड़ है, उसको सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास के ऊपर जो चार्ज आया वो था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग उन्होंने नामकरण किया कि जो ग्लास पे चार्ज आता है वो क्या है, पॉजिटिव है।
और फिर हमने प्लास्टिक रॉड को सिल्क के साथ रब किया, तो जो उस प्लास्टिक वाली रॉड के ऊपर जो चार्ज आया वो था नेगेटिव चार्ज, जिसको कि मैंने शो भी किया। जहां पर भी ग्लास रॉड होगी, अब ध्यान से ये सुने कि जब भी मैं ग्लास रॉड बनाता हूँ ऊपर प्लस प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि उसको सिल्क के साथ ऐसे रब कर दिया, उसको पहले सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा है, तब उसके ऊपर चार्ज आया, वो डायरेक्ट आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, तो अब इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव ही आएगा जब अपन सिल्क के साथ रगड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक को अपन ने जो है वो ऐसे फ्रीली हैंग किया है, लटका दिया है अपन ने, ठीक है, और दूसरी रॉड को अपन जो है वो उसके पास लेके जा रहे हैं, ये भी ग्लास रॉड, ये भी ग्लास रॉड, दोनों रखी हुई, तो वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे इसके पास में लेके जाते हैं कि ये रिपेल होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसका रिजल्ट होता है कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, कि दो सेम चार्ज है पास में आएंगे तो वो रिपल्सन शो करेंगे। ये एरो इनके मोशन को शो कर रहा है, एरो का मतलब ये रॉड उधर जा रही है, ये रॉड जो है वो इधर जो है वो फोर्स फील कर रही है, मतलब ये जो है वो रिपल्सन शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक रॉड है, इसको सिल्क के साथ रब किया, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये दूसरी भी प्लास्टिक रॉड है, तो वो भी नेगेटिवली चार्ज होगी अगर सिल्क के साथ रब करेंगे तो जैसे एक रॉड के पास दूसरी लाएंगे तो ये भी जो है वो दूर हटती है, तो हम कहेंगे कि ये भी जो है वो रिपेल करती है। तो ये भी दोनों सेम चार्ज, हालांकि अलग है, पहले दोनों पे पॉजिटिव था, अब दोनों पे क्या है, नेगेटिव है, पर ये दोनों तो सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या शो कर रहा है, रिपल्सन, ये भी ऐसे दूर भागेंगे, मतलब अगर चार्ज सेम हुआ तो रिपेल करेगा। इस बार जो है वो अपन सिमिलर नहीं रखते हैं, थोड़े ऑपोजिट नेचर के रख लेते हैं। एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये दोनों जो है वो अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट कुछ हार्ड नहीं, ये चीजें अपने घर में भी मिल जाती है और ये अपन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट ज्यादा जानना चाहे इसके बारे में, ये ट्राई कर सकता है। तो अब ग्लास रॉड के पास अगर मैं ऐसे रब की हुई प्लास्टिक रॉड लेके आता हूँ तो दोनों बिल्कुल ऐसे पास में आते हैं, मतलब ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि एक तो चार्ज कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, जो सिल्क के साथ ग्लास को रब करने पर जो ग्लास पे चार्ज आता है, जो कांच की छड़ पे चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और अगर मैं प्लास्टिक को सिल्क के कपड़े के साथ रब करूं तो जो प्लास्टिक पे चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और ये नामकरण जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, अब क्यों किया उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक अपन बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर देखो मान लीजिए मैं सिल्क के साथ, ठीक है ना, इसको ऐसे रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आया, ठीक है ना, पॉजिटिव, उतना का उतना सिल्क पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है। ठीक है, जैसे ही मैं इन दोनों को वापस कांटेक्ट में लाता हूं, ध्यान रहे एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम उनको पास में लाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे सेटल हो जाता है और दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें जैसे मिली, आंसर क्या हुआ, जीरो। देखो इसके पास क्या था, कुछ चार्ज था, इसके पास भी कुछ चार्ज था, इस पे एक टाइप का चार्ज था जिसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, इस पे एक टाइप का चार्ज था जिसपे नेगेटिव बोल रहे हैं। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, जीरो। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी बेसिस पे जो है वो उनका नामकरण किया कि दो डिफरेंट चीजें मिलके जीरो हो गई। ठीक है, एक अलग टाइप से चार्ज था, एक अलग टाइप का चार्ज था, पर जैसे ही वो दोनों मिले अब कुछ नहीं, जीरो हो गया। तो ऐसा किसमें होता है, मैथमेटिक्स में होता है कि एक चीज +5 है एक -5 है, +5 भी एक नंबर होता है, -5 भी एक नंबर होता है, पर अगर इन दोनों को मिला दें तो आंसर क्या होता है, जीरो। अब किसी का इफेक्ट ना रहा, ना प्लस का रहा ना माइनस का रहा। तो इसी टाइप से इन्होंने भी इसका नामकरण कर दिया कि एक बॉडी पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जब ये दोनों सेम अमाउंट में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाती है बॉडी। ठीक है, तो ये थे दो टाइप के अपने चार्ज। तो इसके अंदर जो है वो कुछ बातें आप लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, उसमें लिख देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज, और उसके नीचे एक नोट पॉइंट और लिख देंगे लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। हिंदी मीडियम क्या लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे, ये तो हेडिंग है, ये डायग्राम बनाना ही है, उसके बाद में लिख देंगे आवेशों के प्रकार, लिख देंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कांच व सिल्क के मध्य घर्षण के दौरान कांच पर आने वाला आवेश, फिर दूसरा लिख देंगे ऋणावेश, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे आप प्लास्टिक की छड़ तथा सिल्क के मध्य घर्षण के दौरान
प्लास्टिक की छड़ पर आने वाला आवेश, ये हो गया नामकरण। उसके बाद में क्या लिख देंगे, नीचे एक नोट पॉइंट लिख देंगे आप। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण दर्शाते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के क्या तरीके हैं, आवेशों के प्रकार। अब देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में ये है कि साइंटिस्ट ने खूब सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के एक दूसरे के साथ रब किया, जिनमें क्या होता था, एक पॉजिटिव हो जाता था और एक नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना। अपन पहला तरीका पढ़ रहे, चार्जिंग के कितने टाइप है। ठीक है ना। पहला तरीका जो क्या रहा अपना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण करके जो है वो अपन दो चीजों को चार्ज करता है, वो वाला, उस तरीके की बात करें। आगे और भी है, हम उनकी भी स्टडी करेंगे। अब देखो, तो खूब सारी चीजों को एक दूसरे के साथ रब किया और पता किया कौन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, सबको लिखा और उनको एक सही ऑर्डर में जो है वो लिख लिया गया। खूब सारी चीजें, मैं उनमें से कोई 10 चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, कुछ बुक में हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकता है ग्लास के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या वूल ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, थोड़ा सा वेरिएशन है अलग अलग बुक में। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है। ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। ओके। अब 10 नाम मैंने लिख दिए हैं, तो ये क्या अरेंज किए हुए हैं नाम। इनके अंदर क्या है कि इनको इस टाइप से लिखा गया कि इस सीरीज के अंदर, इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो नीचे आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। यह मैंने एक साइन से भी शो किया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या, नेगेटिव। एरो का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी दो उठा लो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है। कि मान लीजिए सिल्क और हेयर, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ दें तो इस सीरीज में जो ऊपर है वो पॉजिटिव है और जो नीचे है वो नेगेटिव है। ठीक है। अब इससे ये भी पता लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज जो पॉजिटिव होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, या फिर जो नेगेटिव होती है वो हमेशा नेगेटिव ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इसका एक एग्जांपल, कि अगर मैं ग्लास और सिल्क, जो एग्जांपल हम बार बार ले जा रहे हैं उसी की बात कर रहा है, कि अगर ग्लास और सिल्क को एक दूसरे के साथ रब कर लें तो ऊपर कौन आ रहा है, ग्लास, वो पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं सिल्क और प्लास्टिक को रब कर दूं तो ऊपर कौन आ रहा है, सिल्क। इस बार सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जैसा कि अपन यूज कर रहे हैं। तो सिल्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसको रब या रगड़ा किसके साथ गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज एक ही टाइप का चार्ज गेन कर सकती है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने उसका फ्रिक्शन किस चीज के साथ जो है वो किया है। तो इस सीरीज को आप बना लेंगे। आपका ये पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये चीज आप लिख लेंगे। ठीक है। इनमें और भी चीजें, मैंने बस कोई 10 इजी नाम लिए हैं। ठीक है। और ये लिखने के बाद में आपको जो है वो मैं कुछ बोल देता हूं दोनों मीडियम के लिए अलग अलग से। ठीक है। आप लिख भी लीजिए। इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, व्हेन वी रब ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ then glass become positive and silk become negative, and when we rub silk cloth with plastic rod then silk become positive and plastic rod become negative. अब हिंदी मीडियम लिख लेंगे इस चीज को, जब हम कांच की छड़ तथा सिल्क के कपड़े के मध्य घर्षण करते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित एवं सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा जब सिल्क के कपड़े तथा प्लास्टिक की रॉड के मध्य घर्षण किया जाता है तो सिल्क का कपड़ा धनावेशित एवं प्लास्टिक की रॉड ऋणावेशित हो जाती है। खड़ी पर आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो बहुत बड़ा है पर रिटर्न वर्क ज्यादा नहीं है, बस चैप्टर शुरू हुआ है। हमने जो शुरू में जो कुछ भी पढ़ा है बोर्ड पे लिखा हुआ था, आप अपने इंटरेस्ट के लिए लिख सकते हैं, पर चैप्टर में उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिखें, वो आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए है।
ठीक है, या आपके इंटरेस्ट के लिए। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो वो जरूर लिखे, पर जब अपन ने चैप्टर या यूनिट की हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां से लिखना कंपल्सरी है, ठीक है ना। तो आप सब लोग लिखेंगे वहीं से। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं पिछली बार भी भूल गया था कहना, ठीक है। अब से जो भी आप रिटर्न वर्क करते हैं वो रिटर्न वर्क आप सीधा मेरे पर्सनल नंबर पर ही सेंड करेंगे। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कुछ 2-4 लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, काम करते हैं, फिर वो फोटोज जो है वो अपने ग्रुप में अपलोड करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं, उन्हीं फोटोज को देख के बढ़िया सा एक छापा मारते हैं और वो भी पोस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई हमने भी पढ़ाई कर ली। ये पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो अब से जो भी काम करे वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अपने नोट्स ना भेजे, वो जो है वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे सेंड करे, आप ग्रुप में सेंड न करें। मैं उनको देख लूंगा, करेक्ट कर लेंगे, कोई गलती होगी तो बता दी जाएगी। तो आप पर्सनली आप मेरे नंबर पर ही भेजेंगे उनको, इस बात का ध्यान रखेंगे आप।